और बड़ी खबरों में बात होगी पंचायत चुनावों की। कल दूसरे चरण की वोटिंग होनी है जिसकी सभी तैयारियां हो चुकी हैं और बात करेंगे लापरवाही भारी पड़ेगी। दरअसल कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैल रहा है लेकिन लोगों की लापरवाही जारी है, ऐसे में यह भारी पड़ सकती है। दिखाएंगे कॉल सेंटर का काला सच और बात होगी क्यों मुश्किल में वनराज का परिवार। तो देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर जयपुर से। एसीबी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। इनकम टैक्स विभाग का इंजीनियर इस कार्रवाई में ट्रैप हुआ है। 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते इसे पकड़ा गया। दरअसल एसीबी को शिकायत मिली थी कि इनकम टैक्स विभाग का एक इंजीनियर घूस मांग रहा है, रिश्वत मांग रहा है। मामले का सत्यापन करवाया गया और फिर इस ट्रैप की कार्रवाई को प्लान कर आज अब से कुछ देर पहले अंजाम दिया गया है। ये इंजीनियर 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप हुआ है, पकड़ लिया गया है। फिलहाल आगे की कार्रवाई एसीबी की जारी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसीबी ने इनकम टैक्स विभाग के एक इंजीनियर को 1.5 लाख रुपए की घूस लेते, रिश्वत लेते ट्रैप किया। ये करप्ट इंजीनियर किसी काम की एवज में पैसे मांग रहा था। परिवादी ने इस संबंध में एसीबी को बताया। एसीबी ने इस मामले का सत्यापन करवाया, फिर इस ट्रैप को प्लान किया और ट्रैप में ये इंजीनियर आ फंसा। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी सौरभ गृहस्थी से। सौरभ, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए अब से कुछ देर पहले ही जयपुर एसीबी की टीम ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और इनकम टैक्स विभाग में डेपुटेशन पर लगा एक जयन है पंकज चौधरी, उसे जो है वो ट्रैप किया गया है। प्रॉपर्टी का एवेल्यूएशन जो है वो उसे करना था। उसके आधार पर जो है वो 3 लाख रुपए की रिश्वत जो है वो मांगी थी, जिसके बाद एसीबी ने इस पूरी कार्रवाई का सत्यापन कराया और उसके बाद 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों जो है वो गिरफ्तार कर लिया। इस वक्त एसीबी की कार्रवाई जो है वो जारी है और डिटेल्स भी इसमें आना अभी शेष है, लेकिन ये बड़ी कार्रवाई जो है वो जयपुर एसीबी द्वारा की गई है। इस वक्त कार्रवाई का जो दौर है वो लगातार जारी है और इस जो आरोपी है इसके ठिकानों पर भी एसीबी द्वारा इस वक्त सर्च जो है वो की जा रही है। जी, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे किस एवज में इसने रिश्वत मांगी थी, किससे मांगी थी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये प्रॉपर्टी का कोई एवोल्यूशन जो है वो करना था। उसको जयन को प्रॉपर्टी के बारे में ये बताना था कि जो संबंधित जो प्रॉपर्टी है वो कितना की है, इस लिहाज से जो है वो मैं सौरभ आपको रोक रहा हूं। एडिशनल एसपी नरोत्तम वर्मा जी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। हाँ, इसमें प्रॉपर्टी इन्होंने जो है उसकी वैल्यू करी थी 50 लाख की। जी, जबकि प्रॉपर्टी जो है वो 20 लाख के आसपास की है और इन्होंने फिर जो है इनको कहा कि हम जो है 25 लाख के आसपास कर देंगे और इसके बदले में आपको 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। फिर इन्होंने बार्गेनिंग करके उसको 3 लाख पे लेके आए और उसमें फिर 3 में से आज जो है फर्स्ट किस्त जो है उनकी 1.5 लाख रुपए देते हुए, और पंकज चौधरी हैं जो सीपीडब्ल्यूडी में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे हैं, जो यहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में डेपुटेशन पे आए हुए हैं और उनको 1.5 लाख रुपए की रिश्वत देते हुए उनको पकड़ा है। और इन्हीं के साथी जो हैं वो भी जयन हैं, वो डीपी मीना नाम है उनका, वो यहाँ से फरार हो गए। और इनकी जो प्रॉपर्टी जो है इसके लिए इन्होंने नीचे से लेकर के ट्राइब्यूनल तक उन्होंने लड़ाई लड़ी कि साहब हमारी प्रॉपर्टी 50 लाख की नहीं है। तो फाइनली जो है ट्राइब्यूनल से और ये कहा गया कि भी इसमें एक कमेटी बनाई जाए जिसमें 3, एक तो इनके जो एक्शन लेवल के हैं अधिकारी वो प्लस 2 जयन लेवल के, इन तीनों की कमेटी बनाई और कमेटी बना करके इन्होंने कहा कि इसमें आप वैल्यू इसकी निकालें। तो इन्होंने इस चीज पे एग्री हुए कि हम 25 लाख के आसपास की वैल्यू इसकी कर देंगे, इसके बदले में आपको पैसा देना पड़ेगा। तो उसमें 1.5 लाख देते हुए तो प्रारंभिक जांच में सर क्या ये भी माना जा रहा है कि कमेटी के जो 3 चेहरे हैं उनमें से एक को तो आपने पकड़ लिया है, बाकी 2 की किसी तरह की मिली भगत हो? हाँ, इसमें दूसरा जो है डीपी मीणा, उसकी भी डिमांड थी लेकिन वो फरार हो गए। और बाकी जो इनके जो हेड हैं जो कमेटी के, उनसे बात नहीं हो पाई थी। तो वो अभी जो है इन्वेस्टिगेशन में क्लियर हो पाएगा कि उनका क्या रोल था।
सर, आप लोग हैं प्रदेश में, इसलिए लोगों को ये लगता है कि एक दिन शायद ये प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त हो पाएगा। आज की कार्रवाई के लिए बहुत बहुत बधाई आपको और हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर सुन लीजिए। पोखरण से यह खबर मिल रही है। सेना का जो फायरिंग रेंज है वहां पर एक डिवाइस गिरी। ये डिवाइस ड्रोन जैसी दिख रही है, यानी देखने में ऐसा महसूस हो रहा है कि जो डिवाइस गिरी है वो ड्रोन हो सकती है। सेना की फायरिंग रेंज के पास ये डिवाइस गिरी है। फिलहाल इस डिवाइस को जानकारी मिलते ही सेना ने पहुंचकर अपने कब्जे में ले लिया है और अब वो इसकी जांच कर रही है कि क्या ये सचमुच ड्रोन है। अगर है तो फिर अन्य डिटेल्स भी खंगाली जाएंगी। फिलहाल सेना और पुलिस दोनों मामले की जांच कर रही है। पोखरण के लाठी थाना इलाके के भादरिया गौशाला के पास आसमान से एक डिवाइस गिरी जो कि ड्रोन जैसी थी। सनसनी फैल गई। गांव वालों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सेना को इस बारे में बताया। सेना के अधिकारी पहुंचे, ड्रोन को कब्जे में ले लिया गया है। जांच जारी है। ज्यादा जानकारी देंगे सहयोगी सावलदान रत्नू। सावलदान, क्या जानकारी है? देखिए स्वप्निल, देश की सबसे फील्ड फायरिंग रेंज के पास लाठी थाना के पास ड्रोन जैसी संदिग्ध वस्तु मिली, जिसकी ग्रामीणों ने तत्काल लाठी थाना पुलिस को सूचना दी। मौके पे पुलिस पहुंच गई और सेना के उच्च अधिकारी भी मौके पहुंच गए, सेना की एजेंसी भी मौके पहुंची। इस ड्रोन जैसी संदिग्ध वस्तु को कब्जे में ले लिया। इस पूरे मामले की जांच कर रही है और लाठी एसएचओ अतुलाराम ढाका ने जसमेर एसपी डॉक्टर अजय सिंह को पूरे प्रकरण की जानकारी दे दी। इस मामले को लेकर सुरक्षा एजेंसियां भी काफी सतर्क हो गई है। स्वप्निल, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब बात कर लेते हैं पंचायत चुनावों की। गांव के रण के दूसरे चरण की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कल 4 जिलों में पंचायत के रण का दूसरा चरण है। इसमें कुल 12,72,911 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। अखाड़ा तैयार, अब होगा दंगल। दूसरा चरण, दूसरी लड़ाई। तैयारी पूरी, अब मतदान की बारी। गांव के रण का दूसरा चरण। पंचायत चुनाव के दूसरे रण की पूरी तैयारी है। कोटा, बारा, श्री गंगानगर और करौली की 4 तस्वीरों में देखिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। साथ ही पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बकायदा ट्रेनिंग के बाद मतदान कर्मियों को पोलिंग बूथ पर भेजा गया है। 4 जिलों में दंगल के लिए सियासी पहलवान तैयार हैं। 4 जिलों में दूसरे चरण का मतदान। कोटा, बारा, श्री गंगानगर और करौली में चुनाव। दूसरे चरण में 12 पंचायत समितियों में वोटिंग। 240 वार्ड के जिला परिषदों के लिए चुनाव। कुल मतदाता 12,72,911। पुरुष मतदाता 6,68,514। महिला मतदाता 6,04,382। ट्रांसजेंडर 15। दूसरे चरण में 1,580 मतदान केंद्र। पंचायत समिति सदस्यों के लिए 827 उम्मीदवार, जबकि 2 उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए हैं। चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारी पूरी है। पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कोटा जिले में पंचायत चुनाव को लेकर कैसी है तैयारी। कोटा जिले के खैराबाद, लाटपुरा और सांगोद में दूसरे चरण का मतदान है। जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां पुख्ता कर ली हैं। कोटा में 3,63,605 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। एकदम पूरी माकूल व्यवस्था जो है पुलिस की भी है हमारे यहाँ पे। हमने लगभग इस चरण में 2,500 पुलिस कर्मियों को मतदान की प्रक्रिया में लगाया है। जो भी संवेदनशील या अति संवेदनशील जगह हैं वहाँ पे भी अतिरिक्त पुलिस जाब्ते को हमने डिप्लॉय किया है और जो हमारे सीनियर अधिकारी हैं वो भी लगातार राउंड पे रहेंगे। करौली जिले के करौली, हिंडौन सिटी और श्री महावीर जी में दूसरे चरण का मतदान होगा। तीनों पंचायत समितियों में 398 बूथ बनाए गए हैं। करौली में 27, श्री महावीर जी में 17 और हिंडौन सिटी में 31 पंचायत समिति सदस्य के लिए मतदान होगा। 92 हमारे कुल लोकेशन है जहां पर मतदान किया जाएगा। 3 पंचायत समितियों में कल मतदान होगा। सारी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई हैं। सुरक्षा व्यवस्थाएं पूरी तरह से माकूल हैं। मैं लोगों से अपील करूंगा कि अधिक से अधिक मात्रा में आके
अपने मत का उपयोग करें। श्रीगंगानगर जिले में श्रीगंगानगर, सादुल शहर और श्रीकरणपुर पंचायत समिति में चुनाव होंगे। मतदान कर्मियों को कोरोना प्रोटोकॉल के तहत शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं मतदान कर्मियों को मतदान केंद्रों तक ले जाने के लिए बसों की समुचित व्यवस्था की गई है। ये जो सेकेंड चरण है श्रीकरणपुर, श्रीगंगानगर और सादुल शहर में इलेक्शन हो रही है। इसके लिए हमने पर्याप्त संख्या में वाहन एक्वायर किए हैं, जैसे कि हमने 100 से अधिक बसें एक्वायर की है। इसके अलावा जो लाइट मोटर व्हीकल है, पुलिस के लिए, सबके लिए अलग अलग व्हीकल्स हमने एक्वायर कर लिए हैं। साथ में रिजर्व में भी कुछ गाड़ियां रखी हैं हमने, और अलग अलग पॉइंट्स पे जहाँ पर जैसे जिन विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव है वहाँ भी एसडीएम को हमने एक्स्ट्रा गाड़ियां दी है कि इनकेस कोई गाड़ी खराब हो जाए तो किसी प्रकार की बाधा नहीं है। बारा के अंता और मांगरोल में गांव की सरकार के दूसरे चरण का मतदान होगा। इसके लिए तैयारी पूरी है और मतदान कर्मियों को पोलिंग बूथ की ओर रवाना कर दिया गया है। खास तौर पर अति संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और मेरे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्रीगंगानगर से सहयोगी अशोक शर्मा और कोटा से सहयोगी योगेश त्यागी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, किस तरह से तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया? आज दिन भर की हलचलें क्या रही हैं? अशोक, मेरी आवाज मिल रही है? लगता है अशोक से मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है। जी अशोक, मैं पूछ रहा था क्या कुछ हाइलाइट्स रही, किस तरह की तैयारियां हुई हैं कल के लिए? पंचायत समिति सदस्यों और जिला परिषद डायरेक्टर के दूसरे चरण के चुनाव के तहत श्रीगंगानगर जिले में कल श्रीगंगानगर, श्रीकरणपुर और सादुलशहर पंचायत समिति के चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। कल सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। स्वप्निल जी, मैं बताना चाहूंगा कि आज मतदान दल के जितने भी कार्मिक थे उन सभी को आज जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा अंतिम चुनाव प्रशिक्षण दे दिया गया था, और उसके बाद से अब सारी पोलिंग पार्टीज ईवीएम मशीन सहित अन्य चुनाव सामग्री के साथ मतदान केंद्रों पर पहुंच गई है। इस बार जो सबसे खास बात रहेगी, निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान तो कराना ही कराना है स्वप्निल जी, लेकिन कोरोना की जो प्रोटोकॉल की जो पालना है वो भी एक बड़ा चैलेंज रहेगा। हालांकि इसके लिए जिला निर्वाचन विभाग ने मतदान कर्मियों को खास निर्देशित किया है। साथ ही मतदान केंद्रों पर चुनावी कोरोना प्रोटोकॉल की पालना हो उसको सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान पुलिस के जवानों के साथ साथ होमगार्ड के जवान भी तैनात किए गए हैं, ताकि बिना मास्क किसी भी मतदाता को मतदान केंद्र पर प्रवेश न मिले। साथ ही ठीक है। कोटा का रुख करते हैं, सहयोगी योगेश भी हमारे साथ हैं। योगेश, किस तरह से चुनावी फिजा बन रही है कोटा में कल के लिए? देखिए स्वप्निल, बताना चाहेंगे कि जो आज टीमें जो है उनको रवाना कर दिया गया है। 3 जगह पर चुनाव होना है दूसरे चरण का। खैराबाद, लाड़पुरा और सांगोद, तीनों जगह में से खैराबाद और जो सांगोद है वहां पर कई स्थान ऐसे हैं जो संवेदनशील है, जहां के लिए अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी लगाया गया है। और साथ ही अगर आप बात करें इस पूरे चुनाव को करवाने के लिए जो पुलिस टीमें भेजी गई हैं, कुल मिलाकर जो 2500 जो पुलिसकर्मी हैं उनको तैनात किया गया है, ताकि जो सुरक्षा है वो चाक चौबंद रहे। हर तरीके से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं जिला प्रशासन के द्वारा, और जिला प्रशासन की पूरी एक कोशिश है कि इन चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से खत्म करवाया जा सके। तो अप्रैल ठीक है। और जैसा कि सहयोगी अशोक कह रहे थे कि कोरोना प्रोटोकॉल का इस बार सख्ती से पालन करवाने के लिए प्रशासन के चेहरे पर चिंता की लकीरें दिख रही हैं। मैं आप दोनों का शुक्रिया करता हूं। मैंने ये लाइन रिपीट क्यों की, क्योंकि इससे जुड़ा एक बड़ा अपडेट आपका इंतजार कर रहा है। देखिए, मरुधरा में कोरोना पर यह अपडेट है। बीते 24 घंटे में अच्छी बात यह रही कि कोई भी मौत रजिस्टर नहीं हुई है, लेकिन बीते 24 घंटे में नए केसेस आए हैं। 1 2 नहीं, 24 नए केसेस पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड हुए, और अब प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या 270 हो चुकी है। देखिए, जयपुर में 4 केस रिकॉर्ड किए गए, 12 और बीकानेर में 3 नए मामले सामने आए। तो एक बार फिर बढ़ोतरी है केसेस की संख्या में। साथ ही ओमिक्रॉन वेरिएंट के कई केसेस भी आए हैं, लेकिन लापरवाही
थम नहीं रही। सबसे चिंता वाली बात यह है कि जो नए कोरोना केसेस आ रहे हैं उनमें ज्यादातर वैक्सीनेट हो चुके लोग हैं। फिर तेज हुई कोरोना की रफ्तार। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का भी वार। सिर्फ वैक्सीनेशन से नहीं होगा काम, पालन करने होंगे प्रोटोकॉल तमाम। मास्क से दूरी, भीड़ से यारी, लापरवाही पड़ेगी भारी। प्रदेश में कोरोना के प्रति सतर्कता अब चलता है कि मोड में आ चुकी है, यानी नो मास्क, नो सोशल डिस्टेंसिंग और नो कोरोना प्रोटोकॉल। बाजारों में भारी भीड़ नजर आ रही है और अधिकतर चेहरों से मास्क उतर चुके हैं। मास्क पहनने वाले अब शक की नजरों से देखे जाने लगे हैं, लेकिन ये लापरवाही भारी पड़ने लगी है। पिछले 1.5 महीने में प्रदेश में आए 650 कोरोना केस यही बता रहे हैं। कोरोना से पीड़ित लोगों के ताजा आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि इस वायरस ने हर उम्र के लोगों पर वार किया है। आप भी आंकड़ों पर नजर डालिए। 0 से 9 साल 3.40%, 10 से 19 साल 15.77%, 20 से 29 साल 13.91%, 30 से 39 साल 18.39%, 40 से 49 साल 17.16%, 50 से 59 साल 11.75%, 60 से 69 साल 12.52%, 70 से 79 साल 5.41%, 80 साल से ऊपर 1.70%। सबसे चिंता वाली बात तो ये है कि इनमें अधिकतर ऐसे लोग पॉजिटिव हो रहे हैं जिनका वैक्सीनेशन हो चुका है। कि 1 नवंबर से लेकर के और 13 दिसंबर तक के अगर कोविड के केसेस देखते हैं और एज रेशियो देखते हैं तो लगभग 19% केसेस जो बच्चों के हैं बिलो 19 वर्ष 19 ईयर ओल्ड बिलो जो लोग हैं वो है, और 19 साल से जो बड़े लोग हैं वो है 81%। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के जो पूर्व में जो रेशियो चल रहा था वो चल रहा है और केसेस इतने ज़्यादा नहीं आ रहे। सरकार सचेत है, सैंपलिंग भी कर रही है। सैंपलिंग के साथ साथ जो पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं उनका जीनोम सीक्वेंस भी कराया जा रहा है जिससे ओमिक्रॉन का समय पे पता चल सके। इतना ही नहीं, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामलों में भी इजाफा हो रहा है। हालांकि सभी एसिम्प्टोमेटिक रहे हैं और अब ज्यादातर की रिपोर्ट नेगेटिव भी आ चुकी है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि लोग लापरवाह बन जाएं। ओमिक्रॉन की इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है और ऐसी संभावना है कि फैटिलिटी कम है उसमें, तो सरकार सचेत है। कोविड को देखते हुए, संभावित थर्ड वेव को देखते हुए भी सरकार सचेत है। विभिन्न हेल्थ केयर फैसिलिटी को तैयार किया है। लगभग 332 ऐसी स्वास्थ्य संस्थाएं हैं जिनको कि हमने कोविड की थर्ड वेव मैनेजमेंट के लिए तैयार किया है। कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार 5-फोल्ड स्ट्रेटेजी अपना रही है, जिसके तहत टेस्ट, ट्रैक, ट्रीटमेंट, वैक्सीनेशन और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना है। इसलिए लापरवाही छोड़िए, भीड़ से यारी तोड़िए, मास्क से नाता फिर जोड़िए, प्रोटोकॉल अपनाइए, कोरोना दूर भगाइए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। और बुलेटिन की शुरुआत में एक बड़ी खबर आपको बताई थी, एसीबी की कार्रवाई से जुड़ी हुई, उसकी तस्वीरें इस वक्त हमारे पास पहुंची हैं, आपको दिखाते हैं। जयपुर में एसीबी ने ये बड़ी कार्रवाई की। आईटी विभाग में एसीबी की ये कार्रवाई हुई है और एसीबी के जाल में, एसीबी के शिकंजे में फंसा है आईटी विभाग का एक इंजीनियर। जेईएन ट्रैप हुआ है। नाम पंकज चौधरी। रिश्वत लेते पकड़ लिया गया। 1.5 लाख रुपए रिश्वत ले रहा था, ट्रैप हुआ है।
20 लाख की प्रॉपर्टी को 50 लाख की वैल्यू की चर्चा थी और 5 लाख मांगे थे। 3 लाख पर बात तय हुई और पहली किश्त लेते धर दबोचा की। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात फीस की फांस एग्जाम पर ग्रहण की। ब्रेक के बाद अब बात करते हैं मंत्री दरबार की। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एक बार फिर से जनता दरबार लगेगा। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में 15 दिसंबर से जन सुनवाई का दौर शुरू हो रहा है। अलग अलग विभागों के मंत्री अलग अलग दिन प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बैठेंगे, जन सुनवाई करेंगे। करीब 21 महीने बाद पीसीसी में जन सुनवाई की व्यवस्था शुरू हो रही है। इसके तहत सरकार के मंत्री सप्ताह के शुरुआती 3 दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार को जन सुनवाई करेंगे। हर रोज सुबह 11 बजे से 2 बजे तक मंत्री और पदाधिकारी आम लोगों की समस्याएं और शिकायतें सुनेंगे। पार्टी की तरफ से 11 जनवरी 2021 तक का सुनवाई कार्यक्रम तय किया जा चुका है। कोरोना संक्रमण के चलते पीसीसी में फरवरी 2020 में मंत्रियों की जन सुनवाई बंद हुई थी। अब फिर से ये शुरू हो रही है। जनता ने आशीर्वाद देकर के सर आंखों पे बैठा के सरकार बनाई है, तो उन लोगों के काम होने चाहिए सरकार में। तो निश्चित रूप से सेक्रेटरीट में तो जाते ही जाते हैं, लेकिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी में भी सोम मंगल बुध हर महीने का जो सोम मंगल बुध है उसको हम लोग जनता दरबार लगवाएंगे और वहां पर मंत्री 2-2 मंत्री आएंगे सर, पहले जनता की समस्याएं सुनेंगे और उसका समाधान करेंगे। वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात फर्जी कॉल सेंटर के काले सच के खुलासे की।